तो आज आप सभी लोगों का हिंदी विषय का पेपर है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा जाए। और मैंने सोचा कि चलिए पेपर के पहले कम समय में एक मॉडल पेपर को और आप सभी लोगों को हम सॉल्व करा देते हैं, जिससे आप सभी लोगों का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कम समय में पूरे मॉडल पेपर का। तो चलिए भाई फटाफट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता या लेखक कौन है। सभी विद्यार्थियों को पता है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता या लेखक है मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राहुल सांस्कृत्यायन का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केदारनाथ पांडे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन छायावाद युग के गद्य लेखक हैं। छायावाद युग के गद्य लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है छायावाद युग के गद्य लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है। वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली भाषा में है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तार सप्तक के संपादक मैंने आपको बता रखा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञे जी हैं। आगे बढ़ते हैं, नई कविता के कवि। नई कविता के कवि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए भाई। नई कविता के कवि कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है जल्दी जल्दी। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। सभी को पता है विनय पत्रिका जो है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो है लिखी गई है। और ये किस भाषा में लिखी गई, तो आप कहेंगे ब्रज भाषा में। बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, अवधि लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, शिवा बावनी के रचयिता कौन है, भूषण। शिवा बावनी के रचयिता कौन है, भूषण जी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कवियों में राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र कवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने जो है विभूषित किया। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अंगा पाठ की ओर। कठिन काव्य का प्रेत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास को। किसे कहा जाता है भाई, केशव को कहा जाता है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी आपके सॉल्व होते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर, अगला जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको गद्यांश दिया जाएगा और इस पर आधारित 5 प्रश्नों के आपको जवाब देने होंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बार गद्यांश को हम पढ़ देते हैं। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हाथ भाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न में पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश को देखकर हर एक विद्यार्थी पता लगा लेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। देखिए यहाँ पर पुष्पित अशोक लिखा है, मतलब ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है गद्यांश। और इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा पाठ का नाम अशोक के फूल है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या तो आप सभी लोग अपने हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग रेखांकित अंश की व्याख्या भाई कर लीजिएगा पढ़ करके। अब यहाँ पर इतनी टाइम व्याख्या करने का समय नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। तो इस गद्यांश में चलिए यहाँ पर पढ़ेंगे तो स्वयं के विषय में क्या कहा है। स्वयं के विषय में लेखक ने कहा है, स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता एवं सहनता का परिचय दिया है, ठीक है। इन्होंने देखो क्या लिखा है कि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ मैं थोड़ा सा अनुमान लगा सकता हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, लेखक ये कह रहा है कि स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बता रहा है, क्योंकि अन्य लोगों को ये बता रहा है कि वे लोग हिसाब लगा लेते हैं, बहुत दूरदर्शी होते हैं। अन्य लोगों को बहुत दूरदर्शी बता रहा है, तो इसका मतलब अपनी उदारता का परिचय दे रहा है दूसरे लोगों को दूरदर्शी बता करके, ठीक है। तो अपने विषय में ये जानकारी दे रहा है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे क्या लिखा है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, इस पंक्ति का आशय क्या है। अब देखिए इसी से फिर संबंधित प्रश्न आ गया। तो वे बहुत दूर तक क्या लिखा है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। बहुत दूरदर्शी का मतलब समझते हो, बहुत दूर की सोचने वाला, ठीक। दूरदर्शी का मतलब होता है भविष्य की घटनाओं को समझने वाला या दूर की सोचने वाला। तो इस पंक्ति का आशय यहाँ पर पूछा गया था। तो पंक्ति का आशय यह है कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत दूर तक देखने की गहन दृष्टि रखते हैं, वे बहुत आगे तक विचार कर जाते हैं, ठीक है। और सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अंतिम मुहूर्त का पता भी लगा लेते हैं, इतना सोच लेते हैं। तो ये इस पंक्ति का आशय है। आगे यहाँ पर हतभाग्य और दूरदर्शी शब्दों के
शब्दार्थ लिखिए। हतभाग्य का मतलब होता है भाग्यहीन या अभागा, इसे कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर दूरदर्शी, तो मैंने बता दिया कि दूर की सोचने वाला या भविष्य की घटनाओं को समझने वाला। तो ये इन शब्दों के यहाँ पर हो जाएंगे अर्थ। यहाँ पर अगला जो दिया गया है, ठीक है, ये आप सभी लोगों को अपने मन से करना है। पहचान तुरंत कीजिए किस चैप्टर का है, हमें उम्मीद है आप सभी लोगों ने पकड़ लिया होगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोग उत्तर देना जानते हैं। चलिए पद्यांश को देख लेते हैं भाई। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा। देखिए यहाँ पर जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत शीर्षक कविता से ली गई हैं। अब यहाँ पर जो एक सखी है वो दूसरी सखी को जगाते हुए देखिए क्या कैसे प्रकृति का वर्णन कर रही है। इसमें कहा जा रहा है बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बीती विभावरी, रात बीत गई है, जागरी, अब तुम जागो या अब तुम उठ जाओ, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा। अंबर पनघट में डुबो रही, इसका मतलब गगन रूपी पनघट जो है वो ऊषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। क्या लिखा है, देखिए अंबर पनघट, इसका मतलब है गगन रूपी पनघट। फिर क्या लिखा है, ऊषा नागरी, मतलब ऊषा रूपी नायिका। फिर तारा घट, तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, ये इसका अर्थ हुआ। आगे क्या लिखा है, खग कुल 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 सा बोल रहा, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है खग कुल कुल सा बोल रहा, इसका मतलब क्या है कि प्रातः काल के आगमन पर, जो खग का मतलब क्या होता है, पक्षी, प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के जो समूह हैं वो क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं या बोल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा, लो या लतिका भी भर आई। किसलय का अंचल डोल रहा, इसका मतलब है हवा चलने पर पल्लवों के आंचल भी हिल रहे हैं या हिलने लगे हैं। लो या लतिका भी भर आई, अर्थात जो कलियां हैं वो पुष्पों में भी परिवर्तित हो गई हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इन 3 लाइनों को समझिएगा। मद मुकुल रस गागरी, अधरों में राग अमद पिए, आंखों में भरे बिहग सी, ठीक है, और अलकों में मलयज बंद किए हुए। इन 4 लाइनों का अर्थ बहुत अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पर अब एक सखी, वही सखी दोबारा अपनी सखी से कह रही है कि तू अपनी अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए है, अधरों में प्रेम की मदिरा को क्या हुए, पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, अलकों में मलयज बंद किए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, तथा आंखों में भरे विहाग सी, मतलब आंखों में आलस से भरे हुए सो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, ठीक है, सर्वत्र उजाला हो गया है और तू अभी तक सोई हुई है। ये इन पंक्तियों का क्या है भाई, अर्थ है और व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि व शीर्षक का नाम उल्लेख कीजिए, तो आपको उत्तर देना कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं तथा शीर्षक का नाम क्या है, गीत है। आगे लिखा है अंबर पंघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने इसका भाव स्पष्ट किया कि ऊषा रूपी नायिका जो है, यहाँ पर ऊषा रूपी नायिका है, ठीक है, और तारा रूपी घट है, ठीक, और अंबर रूपी पनघट है। यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि ऊषा रूपी नायिका, ठीक है, गगन रूपी या आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को क्या कर रही है, डुबो रही है, ठीक है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गया है, सुबह हो गया है, लेकिन तू अभी तक सोई हुई। इस पंक्ति का ये आशय है। प्रभात का वर्णन करने के लिए कवि ने किन किन उपादानों का प्रयोग किया, मतलब किन को बताया है। तो प्रभात यानी सुबह का वर्णन करने के लिए इन्होंने बताया कि आकाश में तारे छिप गए हैं, सुबह पक्षियों की आवाज़ मतलब जो है हो रही है, पेड़ पौधे के पत्ते जो है हिलने लगे हैं, यही चीज़ तो बताया अभी। समस्त कलियां जो थी वो पुष्प में परिवर्तित हो गई हैं, ठीक है, और यही सब चीज़ें जो है यहाँ पर वर्णन किया है। प्रभात का वर्णन करने में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है, बस इतना लिख दीजिए काफ़ी है। फिर लिखा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये आपको अभी मैंने बता ही दिया। प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण अलंकार की योजना पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश में सुबह का नायिका के रूप में वर्णन, पत्तों का आंचल डोलना, लताओं का गागर भरकर लाना आदि पद्यांश में मानवीकरण अलंकार प्रयोग पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं मानवीकरण अलंकार के प्रयोग पर प्रकाश डाल रहे हैं। कौन कौन भाई, लताओं का गागर जो है भरकर लाना, पत्तों का आंचल डोलना और सुबह का नायिका के रूप में वर्णन। तो ये सब जो है
किस पर प्रकाश डाल रहे हैं, मानवीकरण अलंकार पर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा आगे यहाँ पर अभी इस पद्यांश को आप सभी लोग अपने मन से कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक पद्यांश मैंने आपको करा दिया है। आगे चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में सभी लोगों को पता है कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको पहले साहित्यिक परिचय लिखना है, लेकिन उस साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें जरूर लिखनी है। उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखिए और फिर कृतियाँ लिखिएगा, क्योंकि कृतियाँ आपके 2 नंबर की होती हैं, मैंने आपको पहले से बता दिया। और कृतियों को काले पेन से लिखिएगा हाईलाइट करके, ठीक है। तो 5-5 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और ये भी मैंने बता दिया कि 25 मिनट में कम से कम इन दोनों को जरूर लिख डालिए, 25 से 30 मिनट में। आगे लाठी अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। और स्वपठित खंड का ये सभी लोगों को अपना अपना पहले से ही रटा होगा, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर खंड खा आ रहा है, ठीक है। खंड खा में क्या होता है कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पर चलिए पहले गद्यांश का हम अनुवाद करना बता देते हैं, दूसरे का आप कर लीजिएगा और एक पद्यांश दिया जाता है। याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्री, याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्री, पतिउ कामाय पति प्रियो भवति, पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। आगे क्या लिखा है, आत्मस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। न व अरे अरि, आगे क्या लिखा है, जाया कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मस्तु वै कामाय जाय प्रिय भवति। आगे कहा जा रहा है ना ही पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न व अरे पुत्र से वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, इसका मतलब है अरे पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। आत्मस्वे कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, ना व अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम भवति। आगे क्या लिखा है कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मस्तु वे कामाय सर्व प्रियम भवति, बल्कि सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने गद्यांश का आपको यहाँ पर अर्थ समझा दिया है, अनुवाद समझा दिया है। ये जो गद्यांश ये कहाँ से लिया गया है, तो आप ये जो गद्यांश है संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। तो आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। बाकी अनुवाद मैंने आपको बता दिया, इससे आप अनुवाद कर सकते हैं। दूसरा वाला आप अपने हिसाब से कीजिएगा, मैं प्रैक्टिस के लिए एक एक आपको करा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको संस्कृत का एक पद्यांश दिया जाएगा, और मैंने बता दिया कि पद्यांश एक ये निश्चित है कि आपका सुभाषित रत्नांश से ही आएगा। जैसे पहला वाला ही पद्यांश आप देख सकते हो, ये सुभाषित रत्नांश से आया है। क्या लिखा है, सहसा विदित न क्रियाम विवेका, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस श्लोक का क्या अर्थ है, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ठीक प्रकार से विचार किया गया कार्य ही फलीभूत होता है। अति शीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य का जो परिणाम होता है वो अहितकर होता है। ये इस श्लोक का क्या है भैया, अनुवाद है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, क्या लिखा है, सहसा विदित ना क्रियाम विवेका, इसका मतलब है बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठीक प्रकार से विचार से किया गया कार्य ही फलीभूत होता है, और शीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य का जो परिणाम होता है वो अहितकर होता है। ये इस श्लोक का क्या हो गया, अनुवाद हो गया। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो सुभाषित रत्नांश से लिया गया है। तो आप इसका जो है ससंदर्भ ले सकते हैं। संदर्भ की प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नांश पाठ से लिया गया है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको करा दिया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, एकमात्र सहारा, ठीक। अंधे की लकड़ी होने का मतलब एकमात्र सहारा। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब होता है पुरानी बातों को दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है, पुरानी बातों को दोहराना। आधा तीतर आधा बटेर का क्या मतलब होता है, बेतुका मेल, ठीक है, मतलब कोई मेल ना खाना। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपने आदमी को कम महत्व देना। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब अपने आदमी को कम महत्व देना। बाकी वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से कर लेना, मैंने चारों का जो है अर्थ बता दिया है। 2 नंबर का था। बाकी अपठित गद्यांश जो आएगा उसे आपको पढ़कर उत्तर देना ही है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करा देते हैं आपको। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कपट कपाट, कपट का मतलब क्या होता है, धोखा।
कपाट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। तो धोखा और दरवाजा ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जलज और जलद, जलज माने होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल। तो जलज और जलद का जो सही आंसर हो जाएगा कमल और बादल, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अनंत, अनंत का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है, समुद्र होता है। पतंग, पतंग का क्या क्या अर्थ होता है? सूर्य होता है, पृथ्वी होता है। खग, खग का मतलब होता है पक्षी या तार भी होता है। दल, दल का क्या मतलब होता है? समूह या पत्ता। ठीक है, समूह भी अर्थ होता है और पत्ता भी होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, सभी लोग जानते हैं बांझ। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आजन्मा। आगे निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे केवल 100 रुपये मात्र की बात थी। अब केवल और मात्र दो जगह नहीं आता भाई, या तो मात्र लिखिए तो केवल, तो इसे लिख सकते हो केवल 100 रुपये की बात थी। मात्र को हटा दीजिए बस, केवल 100 रुपये की बात थी। हवा ठंडी बह रही है, तो हवा ठंडी नहीं बह रही, ठंडी हवा बह रही है। इसका सही वाक्य क्या होगा? ठंडी हवा बह रही। अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेकों बार देख चुका नहीं हूँ, अनेक बार देख चुका हूँ। ये जो है सही वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखिए रस आपका आता ही आता है, अलंकार एक आता है और छंद एक आता है। तो ये आप सभी लोग याद कर चुके होंगे, एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर चुके होंगे। यहाँ पर पत्र, और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो पत्र लिखना और साथ ही में जो यहाँ पर आप निबंध लिखना, फॉर्मेट का ख्याल रखिएगा। पत्र में फॉर्मेट आप एकदम सही लिखिएगा। सेवा में के बाद जो है कामा लगेगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, हमें उम्मीद है आपको पता होगा। बाकी जो है जब किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना, तो उसमें जो है पहले रूपरेखा अच्छे से ज़रूर लिखना, क्योंकि रूपरेखा के 2 नंबर अलग से होते हैं। और उसके बाद कोटेशन बीच में ज़रूर लिखना काले पेन से हाईलाइट करके, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इस तरीके से आप सभी लोगों का मैंने इस मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करा दिया है। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे इनका रिवीजन एक बार अच्छे तरीके से हो गया है। और जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है तो आप उसे कर ले जाएंगे। चलिए भाई, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।